हेलो फ्रेंड्स, माउंट फिजिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो अब जो वीडियो है, मैं लेक्चर जो है रोज़ अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। तो प्रीवियस वीडियो में हमने गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें वो सारी हम चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं जो हमने उस वीडियो में सीखी थी। ठीक है, मतलब प्रीवियस वीडियो में जो हमने गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा था, उसमें हमने कुछ चीज़ों को अप्लाई करना वहाँ पर सीखा था। अब उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो समझ ना आए जो मैं यूज़ करूँगा, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करा था, वो करा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर। ठीक है, थिन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इसके लिए हमने करा था। ठीक है, वहाँ पर हमने जो वायर कंसीडर करी थी वो एक थिन वायर थी, और उसमें जो कंसीडरेशन हमने लिया था वो लिया था कि इस वायर में सिर्फ लेंथ है, उसकी थिकनेस को बहुत ही नेग्लिजिबल कंसीडर किया था। ठीक है, तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 2k लैम्डा बाय आर, या फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट केस पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग। ये थिक है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में थिक है, यानी कि यहाँ पर थिकनेस को कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेग्लिजिबल थिकनेस नहीं है जैसे कि प्रीवियस केस में थी, यहाँ पर थोड़ी बहुत थिकनेस है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में थिक लिखा है। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, क्लियर हो गया। हाँ, एक और चीज़ है, ये कैसा केस है आपका, कंडक्टिंग का। ठीक है, कंडक्टिंग सॉलिड या हॉलो, दोनों ही। ठीक है, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, कंडक्टिंग या फिर मेटालिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेटल्स आर कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टिंग वायर है। सॉलिड लो या हॉलो लो, मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ा रखी हैं कि सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल लेते हो या फिर हॉलो कंडक्टिंग मटेरियल लेते हो, जो चार्ज उसको दिया जाएगा बॉडी को, वो चार्ज उसके सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ओके, कि कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सभी को पता है वायर कैसा, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है वायर। ठीक है, वायर की जो शेप होती है किस तरीके की होती है, सिलेंड्रिकल होती है। तो मैंने ये कुछ कंसिडर कर लिया कि वायर का एक छोटा सा पीस है, ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब ये काफ़ी लंबा है। इन्फाइनाइटली लॉन्ग का मतलब मैंने आप सभी को बताया था, इन्फाइनाइट सिर्फ एक कंपैरिजन करने का तरीका है। ठीक है, कंपैरिजन करने का तरीका है, एक्चुअली में ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग नहीं है। ओके, तो प्रीवियस वीडियो पे आप देख लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ओके, तो ये हो गया। इसकी मैंने रेडियस कंसिडर करी है कैपिटल आर। ओके, इस पर जो चार्ज है मैंने आप सभी को बता दिया, ये कैसा होगा, इसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम में नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, सरफेस पर इसके चार्ज आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि सिग्मा जो है, सिग्मा वो यहाँ पर आपकी एरियल चार्ज डेंसिटी है। ओके, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, एरियल चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दी हुई है, और इसमें हमने चार्ज दिया है क्यू। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 केसेस लेने हैं, पहले आउटसाइड फिर इनसाइड, पहले इनसाइड कर लेते हैं, फिर आउटसाइड कर लेंगे, और उसके बाद ऑन द सरफेस, फिर उसके बाद एट द लास्ट ग्राफ देखेंगे। तो पहले हम इनसाइड कंसिडर कर रहे हैं। ओके, इनसाइड मैंने कोई पॉइंट यहाँ पर लिया है, इसके सेंटर से आर दूरी पर, ये क्या है, इस वायर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर लिखा है। कैपिटल आर क्या है, आपकी रेडियस है इस सिलेंड्रिकल वायर की। ओके, ये हो गया। तो हमें पता है 2 काम करने होते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना होता है, जो फ्लक्स है वो एक बार गॉस लॉ से निकालना है, एक बार उसके स्टैंडर्ड या फिर जनरल फार्मूला से कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले जनरल फार्मूला से कर लेते हैं। फ्लक्स कितना हो जाएगा, जो फाई है आपका, फाई हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सरफेसेस जो है अलग अलग है, ये कर्व सरफेस है, ये टॉप का है, ये बॉटम का है। यहाँ पर थीटा क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर क्या होगा आपका 90, यहाँ 0 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री। ओके, तो थीटा टॉप, ये टॉप वाला एरिया हो गया, और थीटा नहीं, सॉरी, फाई। ओके, ये फाई बॉटम या कर्व सरफेस एरिया हो गया, जो कर्व सरफेस है। ठीक है, और फाई बॉटम। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, वो समझ, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये सारी चीज़ें। तो टॉप की वजह से जो हमारा फाई हो जाएगा, यहाँ पर थीटा जो होगा 90 बनेगा, इसलिए ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो कर्व सरफेस एरिया की वजह से होगा वो आपका कितना हो जाएगा, थीटा तो हमारा 0 डिग्री होगा, आपको पता है क्या होता है, ई डी एस कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई। ओके, और ये भी क्या हो गया, बॉटम का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है इधर की तरफ, और एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर की तरफ होगा, तो एंगल जो होगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बचा हमारे पास। ओके, तो ये हो जाएगा
ई हमारा कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये डी एस। तो ई इंटू, अब डी एस यानी कि जो एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, उसका इंटीग्रेशन करना है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर छोटा सा एरिया लिया डी ए, तो पूरे कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा वो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका, और मैं इस सिलेंड्रिकल वायर की जो लेंथ अंडर कंसिडरेशन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एल, तो ये जाएगा ई इंटू 2πr इंटू एल। क्लियर हो गया इतनी बार? ठीक है, क्योंकि ये जो आर डिस्टेंस पे मैं कोई पॉइंट अगर कंसिडर यहाँ पर पी पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो गॉसियन सरफेस के है इस पी पॉइंट से पास होना चाहिए, तो उसकी रेडियस में यहाँ पर कंसिडर करूँगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका e इंटू 2πrl। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा e इंटू 2πrl, ठीक है। ये r कौन सी रेडियस है, इस वाले सिलेंडर की जो हमने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला एक्सप्रेशन फाई का। दूसरा एक्सप्रेशन जो फाई का है वो आप निकालोगे गॉस लॉ से। गॉस लॉ आपको पता है फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड या क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इन दोनों एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, फाइनली इक्वेट कर देते हैं। तो e इंटू 2πrl इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, क्या इसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ज इसका जो सारा सरफेस के ऊपर आ चुका है। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 2πr एप्सिलॉन नॉट राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ओके, तो ई इनसाइड जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कंडक्टिंग सॉलिड या फिर हॉलो वायर, सॉलिड भी हो सकता है या हॉलो भी हो सकता है, और कंडक्टिंग या फिर मेटेलिक भी लिख सकता है उसमें, ठीक है। तो उस केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड दी वायर वो कितनी हो जाएगी 0। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड केस करते हैं। तो अभी हमने इनसाइड देखा, अब हम देखेंगे आउटसाइड, ठीक है। अगर कोई पॉइंट इसके वायर के बाहर है, सरफेस के बाहर है इसके, तो वहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मैं गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके का ले लूँगा, ठीक है। सिलेंड्रिकली गॉसियन सरफेस होगा, क्योंकि वायर के लिए या फिर लाइन चार्ज के लिए आपको पता है, मतलब वायर के लिए कैसा होता है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया, ये गॉसियन सरफेस मैंने कंसिडर कर लिया है। इसको दूसरे मार्कर से शो करता हूँ। ये है गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये भी सिलेंड्रिकल हो जाएगा, और मैंने पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लिया P, क्योंकि जो आपका पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है वहीं से आपका गॉसियन सरफेस पास होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये वाला जो डिस्टेंस लिया है मैंने सेंटर से वो कितना हो जाएगा, अब स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। तो अब r ग्रेटर देन कैपिटल R है, यानी कि जो रेडियस वायर की है उससे ज़्यादा है ये डिस्टेंस। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, तो जो अभी काम हमने पहले करा वही काम हम फिर से करने वाले हैं। दो तरीके से फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फाई ऑफ टॉप सरफेस प्लस फाई ऑफ बॉटम प्लस फाई ऑफ कर्व्ड सरफेस। क्लियर होगा इतनी बात? ठीक है, अब आप देख सकते हो टॉप के केस में फिर 0 होगा और बॉटम के केस में फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये एरिया वेक्टर जो है गॉसियन सरफेस का वो नीचे की तरफ है, उसी तरीके से ऊपर। ओके, कर्व्ड सरफेस की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हो जाएगा इस वाले गॉसियन सरफेस का वो कितना हो जाएगा, ये आपका मतलब जो फाई निकल कर आएगा ये कितना आएगा, e इंटू 2πrl, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता इस चीज़ को। तो ये हो जाएगा e इंटू 2πrl। क्लियर हो गई इतनी बार? ठीक, हाँ। तो अब देखिए ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हमने अपने स्टैंडर्ड फार्मूला से निकाला। अब हम लोग जो फ्लक्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ की मदद से। तो गॉस लॉ आपको सभी को पता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो चार्ज एनक्लोज्ड है, गॉसियन सरफेस आपका ये है, इसके अंदर आपको चार्ज वाला ये सरफेस दिख रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तो ये आपको पता है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी जो थी वो थी सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, ठीक है। तो क्यू की जगह जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एरिया वही कंसीडर हो रहा होगा यहाँ पर जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर हो गई इतनी बात? और कितनी लेंथ तक, क्योंकि लेंथ तो हमने पूरी कंसीडर करी है। आप ये मत सोचना कि गॉसियन सरफेस मैंने इतना बनाया, ये गॉसियन सरफेस उतना ही बनेगा जितनी इस सिलेंड्रिकल वायर की हमने लेंथ को कंसीडर किया है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा नीचे शो करा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समझ लेना कि जो गॉसियन सरफेस के सिलेंडर की जो लेंथ है वो भी क्या है, एल है।
क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R इंटू एल बाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर जो होगा कैपिटल R इसलिए आया क्योंकि ये जो सिलेंडर का सरफेस है, अंदर वाला जो सिलेंडर का सरफेस है, यानी कि जो वायर का सरफेस है, उसकी वजह से चार्ज आपको गॉसियन सरफेस के अंदर मिल रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये सिलेंड्रिकल वायर का सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है, उसको कंसिडर करेंगे यहाँ पर। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 पाई कैपिटल R L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब दोबारा जो हमें काम करना है वो करना है, इसको और इसको इक्वेट करना है, क्योंकि हमने दो तरीके से फ्लक्स को कैलकुलेट करा। यहीं पर कर लेते हैं, E इंटू 2 पाई R L इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई कैपिटल R L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये L से ये वाला L कैंसिल हो गया, तो E को मैं इधर ही रहने देता हूँ, और सिग्मा के साथ बचा है कैपिटल R, और यहाँ पर क्या बचा है, स्मॉल r। तो ये जो होगा, ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कहाँ पर, किसी भी पॉइंट के लिए जो पॉइंट प्रेजेंट है इस सिलेंड्रिकल वायर से बाहर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका है। ओके, अब देखो, अगर मान लो हमें तीसरा केस यहाँ पर कंसिडर करना है, तीसरे केस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरे केस में हमारा क्या होगा, ऑन दी सरफेस। तो ऑन दी सरफेस अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं जो कि r डिस्टेंस पर है, स्मॉल r, तो उसके लिए r की जो वैल्यू होगी वो रेडियस के बराबर ही होगी इस सिलेंडर के। ठीक है, अब हमने पॉइंट कहाँ कंसिडर करा है, यहाँ पर करा है। आगे बात समझ में? तो अब देखो, इनसाइड के लिए तो वो था, आउटसाइड के लिए ये है। अगर ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, तो सरफेस के लिए हम क्या कर देंगे, इस स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। आगे बात समझ में? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस या उसके बाहर जो भी होगा कैलकुलेशन वो इसकी मदद से होगा। तो सरफेस पे आपको पता है ये स्मॉल r जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर, तो वो मैंने रख दिया, और r से r कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सरफेस के ऊपर कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका है। तो ये इसका तीसरा वो था। आगे बात समझ में? अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का मैं सिलेंडर ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, यही सिलेंडर का कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, सिलेंड्रिकल वायर की रेडियस। आगे बात समझ में? तो इसको मैंने यहीं पर ड्रॉ कर लिया है। ओके, और ये इस साइड हो जाएगा आपका E, ये इधर E हो गया, ये हो गया आपका R। ओके, अब देख सकते हो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो थी आपकी 0, तो 0 यहीं से स्टार्ट होता है, तो 0 से सरफेस तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की अंदर जो थी वायर के अंदर, वो कितनी थी, 0 थी। ओके, क्योंकि सारा चार्ज जो है कहाँ पर, आपका सरफेस पे। तो इनिशियली जो आपका वो बनेगा, इसका जो कर्व बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 0 लाइन पे। ठीक है, कि हम 0 से रेडियस तक जब जाएंगे तो आपका ग्राफ यहाँ पर होगा। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला हमको कहाँ मिला था, बाहर। ठीक है, सरफेस या उससे बाहर। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे ये R की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इन दोनों में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। और ये वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। आगे बात समझ में? क्योंकि ये जो स्मॉल r की वैल्यू थी कैपिटल R के बराबर जब हमने यहाँ पर रखी, तो इसने क्या करा, हमको मैक्सिमम वैल्यू दी। क्यों दी? क्योंकि जो आप कैपिटल R रेडियस देख रहे हो, ये रेडियस क्या है, इस एक्सप्रेशन के लिए मिनिमम वैल्यू है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में? क्योंकि ये वाला जो जनरल फॉर्मूला हमने निकाला ये सरफेस या फिर उससे बाहर किसी पॉइंट के लिए, तो ये स्मॉल r की वैल्यू सबसे मिनिमम कहाँ पर होगी, इस सरफेस के ऊपर होगी, जो कि कैपिटल R के बराबर है। इसलिए जो E की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई है, ये आपकी कैसी वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है कंडक्टिंग हॉलो या फिर सॉलिड कुछ भी बोल दे, और यूनिफॉर्मली चार्ज थिक वायर हो आपके पास। आगे बात सुनिए, तो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, उसके सरफेस पे, कितने के बराबर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पर सरफेस पे क्या हो गई, मैक्सिमम। इस वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कर्व गया 0 से जो रेडियस थी सिलेंडर की
मतलब ओरिजिन से लेकर रेडियस जो थी सिलेंडर की, या सेंटर से, ये क्या रहा आपका 0 रहा, सिलेंडर के अंदर कैसी है 0। उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ये रही सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या होगी, ये वैल्यू डिक्रीज करेगी इस तरीके से। आगे बात समझ में? तो आपका जो कर्व होगा वो बेसिकली इस तरीके का बन जाएगा, ये नीचे से चला, फिर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आई, और उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। आगे बात समझ में? तो इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ आपको सारे पता होने चाहिए, ग्राफ के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे फ्यूचर में भी पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो ये है कि जो ये वाला केस था, ये काई के लिए था आपका, कंडक्टिंग के लिए। नेक्स्ट जो केस होगा वो हमारा होगा नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो एक चीज़ मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि नॉन कंडक्टिंग के केस में अगर हॉलो वाला केस होगा, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग के केस में अगर हॉलो वाला केस होगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि उस केस में भी क्या होता है, चार्ज आपका सरफेस के ऊपर ही आ जाता है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं या फिर उसको इंसुलेटिंग मटेरियल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर वो हॉलो है, सॉलिड की बात नहीं कर रहा मैं, हॉलो की बात कर रहा हूँ, अगर वो हॉलो है तो उस केस में भी क्या होता है, जो चार्ज आप किसी बॉडी को देते हो वो उसके सरफेस पर आ जाता है। तो उसके लिए भी ये सारे केसेस एज इट इज अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मैं ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड का केस होगा, नॉन कंडक्टिंग में सॉलिड का केस होगा, उसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो अलग एक्सप्रेशन आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके। तो अब आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्दी जल्दी वीडियोस को अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके। और जो भी प्रॉब्लम हुई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, और प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।